नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं स्वागत करता हूं आपका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? पपीता के बारे में। पपीता में किस पैटर्न के क्वेश्चन बन के आते हैं उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं, लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं, अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं, अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़ के कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? पपीता के बारे में। तो आज अपना टॉपिक है पपीता। देखो, पपीता का सबसे पहले तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो वैज्ञानिक नाम की बात करें अपन तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो होता है अपने पास में कैरिका पपाया। क्या होता है दोस्तों? कैरिका पपाया। ये तो क्या दोस्तों वैज्ञानिक नाम की बात। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? कैरिका पपाया। यहां पर बात करें अपन इसके कुल की, किसकी बात करेंगे दोस्तों? कुल की। तो इसका जो कुल होता है ये क्या होता है? कैरिकेसी। क्या होता है इसका कुल यानी कि फैमिली? कैरिकेसी। फैमिली की बात हो गई, वैज्ञानिक नाम की बात हो गई। अब देखो, एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपके पास में, कौन सा, कि जो पपीता है, पहाड़ी पपीता, पहाड़ी पपीता, पहाड़ी पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पहाड़ी पपीते का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? कैरिका। कैरिका तो आएगा इसे दोस्तों, क्या आएगा? कैरिका। अब पीछे का नाम चेंज हो जाएगा, जैसे इसका नाम क्या है? कैरिका पपाया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैंडा मोरसेंस। मोरसेंस, कैंडा मोरसेंसिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो पूछ लेता है कि पर्वतीय पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है या पहाड़ी पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कैरिका कैंडा मोरसेंसिस। अब बात करें यहां पर कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है? तो उत्पत्ति स्थान यानी कि इसका जो ओरिजिन है, तो उत्पत्ति स्थान होता है दोस्तों इसका कहां का है? मैक्सिको। मैक्सिको इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है, मैक्सिको। अब इसको लिख सकते हैं अपन उष्ण कटिबंध, उष्ण अमेरिका। क्या लिख सकते हैं? उष्ण अमेरिका। तो ये तो गई बात अपने बेसिकली कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैरिका पपाया। कुल क्या है इसका? कैरिकेसी है। और उत्पत्ति स्थान कहाँ का है? मैक्सिको, यानी कि उष्ण अमेरिका। पहाड़ी पपीते का या पर्वतीय पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैरिका कैंडा मोरसेंसिस। अब देखो, इधर बात करेंगे कि इसके अंदर जो गुणसूत्र है, पपीते में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र हैं कितने? 2n बराबर 18। 2n बराबर कितने दोस्तों? 18 है। अब देखो, पपीता जो है इसके उपनाम की बात की जाए, पपीते के किसकी उपनाम की, तो पपीते का जो उपनाम होता है दोस्तों वह क्या होता है? मेलोन ट्री। क्या होता है? मेलोन ट्री। याद रखना, कंपटीशन के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया है कि मेलोन ट्री किसका उपनाम है, तो किसका है दोस्तों? किसका है? पपीते का। अब बात करें अपन यहां पर कि पपीता जो है, पपीता जो है इसके लिए तापमान की बात करें, जलवायु की बात करें, तो जलवायु कैसी चाहिए इसके लिए? पपीते की खेती के लिए जो जलवायु चाहिए वह कैसी चाहिए? उष्ण कटिबंधीय। कैसी चाहिए दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय। अगर इसके बीजों की अच्छी बढ़ावार और पौधे की वृद्धि के लिए अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो कितना आएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा दोस्तों? 30 डिग्री सेल्सियस। यहां तक बात हो गई अपने पास में। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपके पास में बात किसकी, कि तापमान कितना होता है। अब देखो दोस्तों, ये तो गई अपने पास बेसिकली बात। अब बात करेंगे अपन पपीते से अपन क्या बनाते? पपेन। देखो, पपेन जो होता है, पपेन क्या है बेटा? एक जो अधपके फल होते हैं। कैसे होते हैं? अधपके। अधपके जो फल होते हैं पपीते के, अधपके फलों से अपन क्या करते हैं? अधपके जो फल होते हैं उनके अंदर चीरा लगाते हैं
और चीरा लगा करके क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, दूध निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं। उस निकालने को अपन क्या बोलते हैं, लैटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटेक्स। तो पपीते के कच्चे फलों में चीरा लगा करके जो दूध प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लैटेक्स कहते हैं, और वो क्या होता है, पपेन होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है आपके पास में कि पपीते में ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, पपेन पाया जाता है। तो कौन सी आती है, कोयम्बटूर, CO5। कौन सी आती है दोस्तों, CO5। तो कोयम्बटूर 5 जो होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, पपेन पाया जाता है। अगर बात की जाए यहां पर कि कितना परसेंट, तो 11 से लेकर के और 15 ग्राम प्रति प्लांट, 11 से लेकर के 15 ग्राम प्रति प्लांट के हिसाब से अपन को क्या मिलती है, पपेन मिलती है। और इससे ये जो किस्म होती है इससे किसी भी समय आप क्या कर सकते हो, पपीते से पपेन निकाल सकते हो। तो अब पपेन जो होता है ये पाचन शक्ति को क्या करता है, ठीक बनाए रखता है। इससे कई सारे औषधीय उपयोग भी है, औद्योगिक उपयोग भी है। तो पपेन का जो उपयोग किया जाता है औषधि में, औद्योगिक में, इन क्षेत्रों के अंदर क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अब यहां तक अपन ने बात की थी, अगर पपेन में प्रोटीन पूछ लेता है तो प्रोटीन कितना होता है, 72%। कितना होता है दोस्तों, 72% क्या पाया जाता है, पपेन में प्रोटीन होता है। अब देखो ये थी आपके पास बेसिकली बात। अब देखो सबसे पहले पपीता जो होता है, पपेन में एक एंजाइम पाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन उठा सकता है कि एंजाइम का जो नाम है, एक तो है पेप्सिन। कौन सा है, पेप्सिन। और एक कौन सा है, मायोसिस। ये दोनों एंजाइम जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, पपीते में। पेप्सिन और मायोसिन ये दोनों एंजाइम जो होते हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों, किसके अंदर, पपेन के अंदर। अब पपीते का जो पीला रंग होता है, कैसा, पीला। पपीते का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, केरिका जेंथिन के कारण। केरिका जेंथिन के कारण याद रखना दोस्तों, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसके कारण होता है, केरिका जेंथिन के कारण। अब देखो अपन एक एक किस्मों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी इसकी किस्में होती है। तो इसकी 2 प्रजातियां होती हैं। एक तो देखो प्रजाति की बात की जाए तो प्रजाति एक तो है गायनोडायोसिस। गायनोडायोसिस कौन सी दोस्तों, गायनोडायोसिस है। और एक कौन सी है, डायोसिस है। अब ये 2 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं, 2 प्रजातियां हैं, गायनोडायोसिस और डायोसिस। ऐसे में इसके बारे में आपको जो सेक्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन बताऊंगा इसमें फलों में, उसमें पूरे डिटेल से बात करेंगे। बेसिक अपन इसके बारे में समझ लेते हैं कि गायनोडायोसिस क्या होता है और डायोसिस क्या होता है। गायनोडायोसिस जो होता है इसके अंदर नर और मादा पुष्प एक साथ होते हैं। नर और मादा पुष्प एक साथ होते हैं। और इसमें डायोसिस के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। नर व मादा पुष्प क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। याद रखना, नर और मादा पुष्प क्या है, अलग अलग है। तो नर व मादा पुष्प अलग अलग किस में होते हैं, डायोसिस में। नर व मादा पुष्प अलग अलग। तो इसमें गायनोडायोसिस जो किस्म है इसमें तो क्या है कि अलग से पौधे लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये डायोसिस जो किस्म है इसके अंदर जो अनुपात रखा जाता है नर और मादा का, जब अपन पौधे लगाते हैं और चार्ट लगाते हैं तो कितना अनुपात रखा जाता है, पूछ लेता है कि पपीते में नर और मादा अनुपात कितना रखते हैं। तो 1:10, यानी कि 10 पौधे अगर अपन क्या लगा रहे हैं, नर लगा रहे हैं, तो मादा के कितने पौधे होंगे, 90 पौधे। मादा के कितने पौधे होंगे, 90 पौधे होंगे। ये अनुपात रखेंगे दोस्तों। तो 10:1 में क्या लगाए जाते हैं, पपीते में पौधे लगाए जाते हैं। तो देखिए ये थी अपने पास बेसिक बात इसकी। अब देखो इसके बाद अपन बात करते हैं
देखो बीज दर की बात करूं मैं, किसकी? बीज दर की। बीज दर जो होती है इसकी दो प्रकार की प्रजातियां हैं। बीज दर की बात करें तो 1 ग्राम जो बीज होता है पपीते का, 1 ग्राम जो बीज होता है उसमें कितने बीज होते हैं? 20 बीज होते हैं। 1 ग्राम में पपीते के कितने बीज होते हैं? टोटल 20 बीज होते हैं। अब इसमें एक तो गई आपके पास में गायनोडायोसिस किस्म, कौन सी हो गई? गायनोडायोसिस किस्म हो गई। एक कौन सी हो गई दोस्तों? डायोसिस किस्म हो गई। अब आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि गायनोडायोसिस में बीज दर कितनी रखते हैं और डायोसिस में कितनी रखते हैं? तो गायनोडायोसिस में रखी जाती 250 से लेकर के 300 ग्राम प्रति हेक्टर। 1 हेक्टर में 250 से लेकर के 300 ग्राम क्या रखते हैं अपन? बीज दर रखते हैं। अगर यहां पर डायोसिस की बात करें तो 400 से लेकर के 500 ग्राम पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ये वाला डायोसिस, गायनोडायोसिस किस्म वाला AA में पूछा था 2018 में कि गायनोडायोसिस किस्म की बीज दर कितनी होती है? 250 ग्राम से 300 ग्राम। 400 से 500 ग्राम जो है वो डायोसिस किस्म की बीज दर होती है। 1 ग्राम में कितने बीज पाए जाते हैं? 20 बीज होते हैं। कितने बीज होते हैं दोस्तों? 20 बीज होते हैं। अब देखो अपन बात करेंगे किसके बारे में, ये तो गई अपने पास बीज दर की बात। अब अपन इसकी नर्सरी कब तैयार करेंगे? पूछ लेता है कि जो इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी का जो समय है वो कौन सा है सबसे उपयुक्त? अप्रैल माह, अप्रैल और मई। अप्रैल और मई में क्या की जाती है दोस्तों? इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। अगर पौधों की रोपाई की बात करें, किसकी? पौधों की रोपाई की बात करें तो पौधों की जो रोपाई करते हैं दोस्तों वो कब करते हैं? जुलाई और अगस्त। कब करते हैं दोस्तों? जुलाई और अगस्त। याद रखना, जुलाई और अगस्त में इसकी क्या की जाती है? पौधों की रोपाई की जाती है। तो नर्सरी कब तैयार करते हैं? अप्रैल मई। रोपाई कब करते हैं? जुलाई अगस्त। अगर अपन बात करें R/P पूछे किससे? रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, तो किसी बुक के अंदर 2x2 होता है, लेकिन अगर कंपटीशन में पूछा जाता है तो 3x3 मीटर होता है। लेकिन यहां पर एक किस्म है, कौन सी? पूसा नन्ना। कौन सी किस्म है? पूसा नन्ना। और इस किस्म का जो R/P होता है 1.25 × 1.25 मीटर, यानी कि 1 हेक्टर में कितने पौधे आ सकते हैं? 6400 पौधे। कितने पौधे? 6400 पौधे 1 हेक्टर में आ सकते हैं। तो 1.25 × 1.25 मीटर पूसा नन्ना, ये किस्म जो होती है गृह वाटिका के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि सघन बागवानी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सबसे बोनी किस्म है कौन सी? पूसा नन्ना। आगे किस्मों की बात करेंगे कि गायनोडायोसिस कौन सी होती है, डायोसिस कौन सी होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले यहां तक आपके क्लियर हो गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं किस्मों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? किस्मों की। किस्मों की बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले गायनोडायोसिस किस्म की बात करेंगे, क्योंकि याद आपको एक ही रखना है। अगर आप सारी चीजें याद रखोगे तो भूल जाओगे। इसलिए जब भी आप किस्में पढ़ें तो एक चीज आप दिमाग में ध्यान रखना कि आप इनको याद कर लेना। गायनोडायोसिस, गायनोडायोसिस किस्म की बात कर रहा हूं मैं। अब इसके लिए मैं ट्रिक बना देता हूं आपके सामने। देखो इधर, गायनोडायोसिस किस्म यदि आपको याद हो गई तो आपको कौन सी भी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार एग्जाम के अंदर कि निम्न में से गायनोडायोसिस किस्म नहीं है या गायनोडायोसिस किस्म है, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो गायनोडायोसिस की बात करें तो अपने पास ट्रिक है। रेड लेडी, एक लड़की है, रेड लेडी ने सूर्य के ताप में, किसके ताप में? सूर्य के ताप में। रेड लेडी ने सूर्य के ताप में, एक लड़का है हनी, हनी के क्या लिए? मजे लिए।
मजे लिए। तो देखो ट्रिक क्या है, रेड लेडी ने सूर्य के ताप में हनी के रेड लेडी ने सूर्य के ताप में हनी के डेली मजे लिए। तो रेड लेडी ने सूर्य के ताप में हनी के क्या लिए दोस्तों, मजे लिए, डेली क्या लिए, मजे लिए। इससे बन गई आपके पास में कौन सी, रेड लेडी। कौन सी बन गई, रेड लेडी। इससे बन गई सूर्य से सूर्या। इससे बन गई दोस्तों आपके पास ताइवान। कौन सी, ताइवान। इससे बन गई आपके पास हनी ड्यू, और इससे बन गई आपके पास डेली सियाना। डेली सियाना। हनी ड्यू। इससे बन गई आपके पास डेली सियाना। अब देखो डेली सियाना हो गई, पूसा हनी ड्यू हो गई, और डेली सियाना। रेड लेडी ने सूर्य के ताप में हनी के क्या लिए, डेली मजे लिए। इससे बन गई आपके पास में पूसा मैजेस्टिका। तो ये हो गई आपके पास में कौन सी, गायनोडायसिस किस्म। तो आप इस ट्रिक को याद कर लेना, रेड लेडी ने सूर्य के ताप में हनी के क्या लिए, डेली मजे लिए। रेड लेडी से रेडी लेडी हो गया, सूर्या हो गया, ताप से ताइवान हो गया, हनी से हनी ड्यू हो गया, डेली से डेली सियाना हो गया, और मजे से पूसा मैजेस्टिका हो गया। तो आप इन किस्मों को याद करोगे तो आपकी कभी भी पपीते की किस्म क्या नहीं होगी दोस्तों, गलत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें किसकी, रेड लेडी की। रेड लेडी एक ऐसी किस्म है जो राजस्थान के लिए क्या है दोस्तों, उपयुक्त है। राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो किस्म है वह कौन सी है, रेड लेडी है। क्योंकि रेड लेडी से जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो एक ही क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सबसे प्रचलन और सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली किस्म कौन सी है, रेड लेडी है। अब बात करें किसकी, सूर्य की। क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सूर्य है कि गुलाबी रंग का जो गुदा होता है वो कौन सी किस्म का होता है, तो कौन सी किस्म का होता है, सूर्य। गुलाबी रंग का गुदा कौन सी किस्म का होता है दोस्तों, सूर्य। अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान जो किस्म होती है इसका रंग जो होता है गुदे का वो कैसा होता है, लाल। गुलाबी रंग किसका है, सूर्य। ताइवान का कैसा है, लाल है। अब बात करते हैं किसकी, हनी डी की, हनी ड्यू। किसकी बात कर रहा हूं, हनी ड्यू। अब ये सबसे ज्यादा उपज देने वाली किस्म है बेटा, सबसे ज्यादा उपज। याद रखना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, हनी ड्यू का होता है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। बात करेंगे किसकी, पूसा मैजेस्टिका। वायरस फ्री, वायरस का प्रकोप नहीं होता, फ्री प्लांट है, प्रकोप नहीं। याद रखना दोस्तों, पूसा मैजेस्टिका जो किस्म है इसके अंदर वायरस रोग जो होते हैं उनका कभी भी प्रकोप नहीं होता। तो ये थी आपके पास में ट्रिक। रेड लेडी ने सूर्य के ताप में हनी के क्या लिए, डेली मजे लिए। रेड लेडी राजस्थान के लिए उपयुक्त है। सूर्या हो गया, गुलाबी रंग का गुदा होता है। ताइवान लाल रंग का गुदा होता है। हनी ड्यू सबसे ज्यादा उपज देने वाली किस्म है, और डेली सियाना भी अच्छी वेराइटी है। और पूसा मैजेस्टिका की बात करें तो वायरस प्रकोप नहीं होता। और एक किस्म बताई थी मैंने, CO5। क्या बताई थी, CO5, जो पपेन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। और पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम के अंदर कि पपेन के लिए सबसे बेस्ट किस्म कौन सी है, तो CO5 है। अब बात करेंगे एक और किस्म अपने पास में, पैरा डी सियाना। कौन सी, पैरा डी
पैराडीनिया। कौन सी किस्म है? पैराडीनिया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि श्रीलंका में कौन सी किस्म ऐसी है जो श्रीलंका में सबसे ज्यादा लगाई जाती है, या श्रीलंका की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? पैराडीसियाना है। ठीक है। एक किस्म है पूसा जायंट, और ये बरसिम में भी पूछी जाती है। बरसिम की भी किस्म है पूसा जायंट। पूसा जायंट जो किस्म है, चाहे कितने भी आंधी तूफान आ लो आप, इसका जो तना होता है वो कितना मजबूत होता है। कितने भी आंधी तूफान आ जाए लेकिन ये गिरेगी नहीं। इसका तना इतना मजबूत होता है कि ये गिरती नहीं है। तो पूसा जायंट जो किस्म होती है, इसका तना क्या होता है? मजबूत होता है। और पैराडीसियाना की कहाँ की फेमस है? श्रीलंका की। और कोयम्बटूर 5 जो किस्म है, ये पपेल के लिए क्या मानी जाती है? सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब बात करते हैं अपन पूसा नन्ना की। तो मैंने आपको बताया था कि जो पूसा नन्ना किस्म है, कौन सी? पूसा नन्ना। अब ये पूसा नन्ना जो किस्म है, ये गृह वाटिका के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? गृह वाटिका के लिए उपयुक्त है। और ये जो किस्म है, ये कितने पौधे आते हैं इसके? 6400 पौधे 1 हेक्टर में आप इसके क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। ठीक है। और स्पेस की बात करेंगे, स्पेस कितना होता है? 1.25 इंटू 1.25 मीटर, और 6400 पौधे आते हैं 1 हेक्टर में। तो ये थी इसकी बेसिकली बात। आप इसका क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एक बार आप नोट कर सकते हो। चलो, सभी ने ले लिया होगा दोस्तों। तो एक बार आप लाइक और कमेंट करते रहिए दोस्तों, और साथ में अधिक से अधिक आप क्या कीजिए दोस्तों, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे जो नए वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे जो नए वीडियो बनाएंगे वो आपको तुरंत मिल जाए। तो हमारा यही कोशिश है कि आपको एक बेहतरीन यहाँ से अच्छा सिलेबस और अच्छे समय पर करवाया जाए, ये हमारी कोशिश है। और उम्मीद करता हूँ आपको सभी को जो है हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखो, इधर कुछ बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे सबसे ज्यादा पपीता का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले बांसवाड़ा था, अब कहाँ का हो गया? चित्तौड़ का। याद रखना, भारत में कहाँ है? कर्नाटक में सबसे ज्यादा पपीता का उत्पादन होता है, और राजस्थान में कहाँ होता है? चित्तौड़ में होता है। याद आ जाएगा दोस्तों। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना इसको, स्टार लगा लेना इसको दोस्तों। पपीता जो है, पपीते का जो पपेन प्राप्त किया है, इसकी जो भंडारण क्षमता बढ़ाएंगे वो किससे बढ़ाएंगे? KMS। क्या होती है फुल फॉर्म? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। क्या होती है दोस्तों? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। याद रखना, पपेन का जो आप ये बना रहे हो, और पपेन की क्या बढ़ा रहे हो? भंडारण क्षमता बढ़ा रहे हो, तो उसके लिए कौन सा रासायन काम में लेंगे? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब देखो, अपन बात करेंगे किसके बारे में? रोग के बारे में। पपीते में जो रोग लगता है, पपीते के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? अगर रोग की बात करें तो पपीते में एक तो लगता है आर्द्र गलन। कौन सा लगता है? आर्द्र गलन लगता है। इसको बोलते हैं दोस्तों डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ क्या बोलते हैं? डंपिंग ऑफ। याद रखना, पपीते में जो रोग लगता है वो कौन सा लगता है? आर्द्र गलन। एक रोग तो ये लगता है। दूसरे रोग की अपन बात करें तो दूसरा रोग लगता है, दूसरा रोग लगता है पर्णकुंचन या कुंचन। इसको बोलेंगे लीफ कर्ल। क्या बोलेंगे? लीफ कर्ल। तो ये रोग है, एक तो कौन सा लगा? आर्द्र गलन, और एक कौन सा लगा? पर्णकुंचन। एक और है जो आपसे पूछ लेता है मोज़ेक। मोज़ेक। ये 3 रोग है जो पपीते में अक्सर लगते हैं। आर्द्र गलन, इसमें क्या होता है दोस्तों? जो पौधा होता है, पौधा
का जो तना होता है ये गल जाता है छोटी अवस्था में, यानी कि ये जो रोग होता है नर्सरी अवस्था में होता है, पौधे में नर्सरी। अब देखो एक और क्वेश्चन याद आ गया आपके लिए जो पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि पपीते के जो बीज होते हैं उनकी जो जीवन क्षमता होती है, बीज की जीवन क्षमता, बीज की जीवन क्षमता, याद रखना दोस्तों बीज की जो जीवन क्षमता होती है वो कितने दिन की होती है? 3 माह की। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि पपीते के जो बीज है उनकी जीवन क्षमता कितने दिन की हो सकती है? 3 माह की हो सकती है। 3 महीने पुराना बीज आप नहीं लगा सकते। समझ में आ रही होगी बात आपको। तो नर्सरी का प्रमुख रोग या पपीते का प्रमुख रोग भी बोल सकते हैं, नर्सरी का प्रमुख रोग है, नर्सरी में ही होता है, छोटी अवस्था में ही होता है। कौन सा रोग है? आद्रगलन या डंपिंग ऑफ। इसका जो कवक है, इसका जो कवक है वह कौन सा है? फीथियम। कौन सा है? फीथियम। कवक का नाम है फीथियम एफेनी डर्मेटेट्स, ये इसका कवक है, फीथियम एफेनी डर्मेटेट्स। अब ये जो रोग है इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाई इसका नियंत्रण भी तो करना है, तो नियंत्रण क्या करेंगे? इसके लिए एक रसायन आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कौन सा आता है? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये जो रसायन है इसका क्या करेंगे? घोल बनाएंगे। कितने का? 0.03%। कितने परसेंट का? 0.3% का घोल बना करके क्या कर देंगे दोस्तों? छिड़काव कर देंगे। तो नर्सरी का प्रमुख रोग कौन सा है? आद्रगलन है। और कवक कौन सा है? फीथियम एपेनिडर्मिस। और नियंत्रण किससे करते हैं? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। और छिड़काव कितना करेंगे? 0.3%। पर्णकुंचन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब ये रोग होता है तो इसमें जो पत्तियां होती है एक कटोरी के समान हो जाती, घूम जाती ऊपर से। और इसका जो वाहक है किसके द्वारा होता है? तो सफेद मक्खी। वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे सफेद मक्खी के वैज्ञानिक नाम की, तो बेविसिया टेविसाई। सफेद मक्खी बेविसिया टेविसाई। इस मक्खी के कारण ये रोग होता है कौन सा? पर्णकुंचन। यानी कि ये कौन सा जनित रोग है? वायरस जनित रोग है। याद रखना, वायरस के द्वारा होता है। अब इसके नियंत्रण की बात करें किसके? पर्णकुंचन की। तो पर्णकुंचन का जो नियंत्रण करते हैं वो डाइमिथाइड के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? डाइमिथाइड के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। या इमिडाक्लोरोफिल्ड भी आप इसके लिए क्या कर सकते हो? काम में ले सकते हो, क्योंकि ये सर्वांगी कीटनाशी दोस्तों। तो पर्णकुंचन इसको क्या बोलते हैं? लीफ कलर बोलते हैं। वाहक क्या है? सफेद मक्खी है। और किसके द्वारा होता है?